धूम्रपान हो या गुटखा, इसकी लत में बेहिसाब खर्च होता है और कभी कभी अपनी इस बुरी लत को पूरा करने के लिए लोग चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम देने लग जाते हैं। एक सामान्य धूम्रपान करने वाला व्यक्ति धूम्रपान पर प्रतिदिन औसतन 50 से 100 रुपए खर्च कर देता है। इससे उसकी आमदनी से महीने का 1500 से 3000 रुपया धूम्रपान में बर्बाद हो जाता है। हम ये भी नहीं सोचते कि हमारी एक मामूली सी कमजोरी की वजह से हमारी कमाई का एक मोटा हिस्सा बर्बाद हो रहा है। साथ में इसके कारण हमें कई अन्य प्रकार के नुकसानी भी झेलने पड़ सकते हैं। हम धूम्रपान पर जो रुपए खर्च करते हैं उन्हें बचाकर हम उसका बेहतर उपयोग भी कर सकते हैं। यदि सामान्य रूप से देखें तो जितना खर्च कोई आम आदमी धूम्रपान में करता है उतने खर्च में उसका पूरा परिवार प्रतिदिन शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां लड़ाई नहीं होती होगी। कई बार लोग उदाहरण देते हैं कि जहां 4 बर्तन होते हैं वहां पर ठन ठन भन ठन कुछ न कुछ होता ही रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जो गठबंधन को लेकर तकरार है, कई ऐसे विचार हैं जिनका मेल नहीं खाता। तो क्या हम मान लें कि युति में लगातार जारी है खटपट? नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम युति में खटपट। सामना ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर हमला किया है, ऐसे में समझा जा सकता है कि युति में कुछ न कुछ गड़बड़ी ज़रूर है और विचारों का जो तालमेल होना चाहिए उसमें असमंजस की भावना नजर आती है। क्योंकि सरकार जब भी कुछ करती है तो गठबंधन का धर्म निभाने में जो भी पार्टियां शामिल होती हैं उनका भी मकसद एक होना चाहिए। लेकिन बार बार लगातार हमने देखा कि शिवसेना अपनी भावनाओं का इजहार, सामना जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसके जरिए अपनी भावनाओं का इजहार करती रहती है। लेकिन सवाल है कि इस तरह से अगर आप सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो सवाल यही उठता है कि जनता में या जनमानस में किस तरह का विचार फैलेगा सरकार को लेकर। एक जो भावना होती है सरकार और जनता के बीच, उस पर कहीं ना कहीं से एक कुठाराघात हो रहा है, चाहे वो किसी तरह का भी अव्यवस्था हो या फिर भ्रष्टाचार की दुर्गंध की बात जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने की है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो निशाना आपने साधा है सरकार पर, तो बाकी उंगलियां जो हैं वो आपकी तरफ भी आती हैं। तो ऐसे में कई सवाल होते हैं कि गठबंधन का जो धर्म होता है वो क्या कमज़ोर होता जा रहा है या फिर उस धर्म के प्रति आपके अंदर निष्ठा नहीं है। क्योंकि सरकार को संभालने की जिम्मेदारी आपकी भी है और सरकार जब आगे बढ़ती है तो गठबंधन का हर पहिया बहुत मजबूती से काम करता है। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि इंजन सही सलामत नहीं है, क्योंकि चक्के भी बार बार पटरी से उतर जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा और राजकुमार सिंह। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार, संजय आपने भी देखा होगा कि सामना के जरिए शिवसेना प्रहार कर रही है बार बार लगातार सरकार के ऊपर, और भ्रष्टाचार की बात जिस तरह से की जा रही है, आपको नहीं लगता कि वाकई भ्रष्टाचार की हद पार हो गई है? देखिए, दोपहर के सामना के संपादकीय में जिस तरीके से लेख प्रकाशित किया गया है अवनिंद्र, ये मेरे हाथ में ये संपादकीय है और साफ तौर पर इसमें लिखा गया है कि मुसलमानों के दरवाजे पर खट खट खट। यानी जिस तरीके से इन्होंने अपने मन की अंतर्भावना को प्रकट किया है, ऐसा लगता है कि मानो शिवसेना को इस समय का शिद्दत से इंतजार था और वो समय मिल चुका है। कहते हैं स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आज तक जो मामला खुलकर निकलकर प्रकाश में नहीं आया, अब उस पर प्रकाश डालने की कोशिश में जुटी है शिवसेना। मैं दो चीज बताना चाहूंगा अवनिंद्र यहाँ पर। एक चीज तो यह है कि अपने संपादकीय के लेख में शिवसेना ने एक तरफ से केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाई है कि बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए सही नहीं है, और खास करके इस बढ़ती जनसंख्या में यदि सबसे बड़ा हिस्सा किसी का है तो मुसलमान कम्युनिटी का है, मुस्लिम समुदाय का है।
और लगातार, चूंकि मुस्लिम समुदाय में आपने देखा होगा परिवार नियोजन की कोई प्रथा नहीं है, इसे हराम माना जाता है। और इस तरीके से इसको कहीं ना कहीं इस चीज को इससे जोड़ा जा रहा है कि भारतीय जो जनसंख्या है उस पर लगाम कसने की कहीं ना कहीं से आवश्यकता है। और संघ को मैंने दो बात कही थी। पहली बात, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की याद दिलाई है शिवसेना ने अपने इस मुखपत्र सामना के माध्यम से। दूसरी बात अवनिंद्र, यह है कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक तरीके से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी बताई है कि संघ प्रयास करे, केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ताजा दिनों में बयान जो दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जाति धर्म मजहब ऐसा कुछ नहीं है, सर्वधर्म समभाव की तर्ज पर ये लोकतंत्र चल रहा है, सबका साथ सबका विकास की सबका साथ सबका विकास। एक प्रकार से ये स्लोगन जो है वह नरेंद्र मोदी पर सटीक बैठता है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार पिछले दिनों से जिस मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तो शिवसेना रह रहकर उनको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही है। मानो ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र जो है भारतवर्ष, इसमें एक छत्र हिंदू कम्युनिटी का वास हो, यह बताने का प्रयास किया गया। और खास करके मुसलमानों की जो लगातार बढ़ती तादाद है उस पर गहरी चिंता जताई गई और दूसरे पाकिस्तान की भी आशंका जताई गई है। जी, दूसरे पाकिस्तान की भी आशंका जताई गई। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान में जितने मुसलमान नहीं हैं, उन्होंने एक हवाला भी दिया है अवनिंद्र कि साल 2001 से लेकर साल 2011 तक जो 24% की बढ़ोतरी मुस्लिम आबादी की हुई है इस 125 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में, तो उसमें कहीं ना कहीं से ये बताने की कोशिश की गई है कि मुसलमानों की जितनी तादाद पाकिस्तान में नहीं होगी है, वर्तमान में यदि स्थिति भारत की ऐसी रही तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक नहीं रह जाएंगे मुस्लिम, उन्हें बहुसंख्यक की श्रेणी में देखा जा सकता है। बिल्कुल राजकुमार, आपने भी देखा होगा कि ये विवाद काफ़ी लंबे समय से चला रहा है। गठबंधन का धर्म होता है मिलजुल कर काम करना, लेकिन सहयोगी पार्टी जब इस तरह से वार करती है तो सरकार का जो मनोबल होता है उस पर कितना असर पड़ता है, ये जानना चाहेंगे आपसे। अवनीश जी, देखिए जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं बीजेपी के, अगर उसकी बात करें तो बीजेपी कहीं की नहीं हो पा रही है। एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बीजेपी के हालात ये हैं कि ना तो वो गठबंधन की होके रह पा रही है, ना वो अब जनता की, या ना ही किसी खासकर अल्पसंख्यक की बात होती है, क्योंकि वोट का एक दूसरा जो बड़ा समुदाय है वो अल्पसंख्यक होता है और सारी राजनीतिक पार्टियां उसको ही लुभाने के चक्कर में पड़ी हैं। आपको 2-3 चीजें याद दिलाना चाहूंगा। चलिए आपसे बात करेंगे। हमारे साथ कमलेश यादव जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। कमलेश जी से बात करने की कोशिश करेंगे। कमलेश जी, इस तरह का जो आरोप लग रहा है, नमस्कार, आपसे जानना चाहेंगे कि गठबंधन पर लगातार वार करने का काम शिवसेना द्वारा किया जा रहा है। अभी बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और हर तरफ दुर्गंध पाई जा रही है भ्रष्टाचार की। आप कैसे देखते हैं इस आरोप को? देखिए साहब, दुर्गंध विपक्ष का काम है ये सारी चीजें कहना जी। जो एक चिक्की घोटाले की बात कही जा रही है, टेंडर की बात कही जा रही है। सीएम साहब ने अप्रैल महीने में ई टेंडरिंग की घोषणा की थी। ये सारे जो टेंडर दिए गए थे बीजेपी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और फरवरी में दिए गए थे, एक बात है। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं मिल रहा है। बहुत बात आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना की हो रही है, विपक्ष लगाता तो हम स्वागत करते हैं। शिवसेना का अपना एक अलग एजेंडा है। शिवसेना अलग तरह से काम करती है। शिवसेना को ये समझ में आ रहा है कि अगर वो अग्रेसिव अभी नहीं होंगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कहीं ना कहीं अगर बीजेपी ने उनसे गठबंधन तोड़ दिया तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए शिवसेना की जो अपनी भूमिका है वो कहीं ना कहीं आगे देख करके भूमिका अपना ले रही है। लेकिन कमलेश जी, रावण का साम्राज्य खत्म हो गया था, विभीषण सामने आए थे, घर का भेदी लंका ढाए, उसके बाद ही ये कहावत आई। देखिए, हमारी सरकार में ना तो कोई भ्रष्टाचार है, हमारी सरकार में ना तो कोई आपस में गैर सामंजस्य की बात है। सरकार अपना कार्य जिस तरीके से करना चाहिए कर रही है, चाहे हमारे सहयोगी लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। सारे लोग अपने लोकल बॉडी के इलेक्शन को देख करके मुद्दा ढूंढ करके लोगों के अपने आप के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता सारी चीजों को समझती है, सारी बातों को समझती है। जनता तो सब समझती है, नेता क्यों नहीं समझते? आप कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। संजय, आपको लगता है कि कमलेश जी जो बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल सच्चाई है, भ्रष्टाचार की बात नहीं मान रहे हैं?
कमलेश जी, एक बात बताइए कि यदि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो ये बात समझ में आती है कि राजनीतिक द्वंद्व के चलते अपने मन के द्वेष को निकालने के लिए एक प्रकार से आरोप लगा दिए जाते हैं। लेकिन यदि आरोप लगाना ही होता तो भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगता। वो तो पूरे विदेश का ना सिर्फ दौरा कर रहे हैं बल्कि एक सबका साथ सबका विकास की बात करके अपनी बातों पर अडिग हैं और सही तरीके से चल रहे हैं। उनके ऊपर कोई छींटाकसी नहीं की जा रही है। लेकिन चाहे विनोद तावड़े हो, पंकजा मुंडे हो, स्मृति ईरानी हो, तमाम लोगों पर आरोप मढ़ा जा रहा है। इसे समझा क्या जाए? देखिए, मैंने पहले कहा कि जो मुखिया होता है उसको पता होता है कि हमारे मंत्रिमंडल के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी हो या देवेंद्र फडणवीस जी हो, उनको पता है कि अपने मंत्रियों से हम किस तरह से काम ले रहे हैं। अगर वो अस्वच्छ हैं तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे नीचे जो मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में लोग काम कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं दुर्गंध आती हो। इसलिए ये सारी बातें लोगों को पता है कि ऐसे लोगों के ऊपर उंगली उठाएंगे तो उठा नहीं पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं उनके मंत्रिपरिषद के जो लोग हैं उनके ऊपर लोग उंगलियां उठा करके। लेकिन कमलेश जी, देवेंद्र जी ने साफ साफ कहा, उन्होंने साफ साफ कहा कि पंकजा मुंडे ने कोई गलती नहीं की है जी। उन्होंने जो भी टेंडर दिया है पहले की सरकार की जो प्रोसेस थे उसके ऊपर दिया है। अप्रैल महीने के बाद जो उन्होंने नई प्रक्रिया अपनाई उस प्रक्रिया में कहीं भी उन्होंने कोई दोष नहीं लेकिन है। जनता का क्या, जो सामना में पड़ती है उनको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में और शिवसेना के साथ जो सरकार है। देखिए, जो सामना में लोग पढ़ते हैं, जो शिवसेना की भूमिका है, सामना एक अखबार है, उसकी अपनी भूमिका है। समय समय पर देखिए बहुत सारी चीजें आज कही जाती हैं सामना में, कल उसका वो खुद अपना विरोध करते हैं। कल को एक और पाकिस्तान बनेगा, इसकी भी आशंका जताई है शिवसेना ने। देखिए, वो सामना अखबार जो आप की बात कर रहे हैं वो एक अखबार है, उसके अपने अपने लेख हैं, वो एक विचारधारा है। विचारधारा अपने सहयोगी पक्ष के खिलाफ ही क्यों? अखबार के माध्यम से है ना साहब। आप एक चीज समझिए, सरकार चलाना एक बात है, अखबार चलाना दूसरी बात है। तो अखबार के माध्यम से जो बात की कही जाती है और जागरूकता पैदा करने के लिए कही जाती है, और सरकार के माध्यम से जो काम किए जाते हैं वो सरकार जो नियम। लेकिन कमलेश जी, नहीं लगता कि समन्वय समिति का जो एक उद्देश्य होता है वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल विफल नजर आ रहा है? नहीं, जो अखबार में बातें लिखी जा रही हैं उस तरह से बातें नहीं लिखी जानी चाहिए, ये तो सही है। और समन्वय बड़ी अच्छी बात कही आपने। उसमें बैठ करके इसका कहीं ना कहीं निराकरण करना चाहिए। और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी आएंगे, कहीं ना कहीं इसका निराकरण भी करेंगे, ऐसा लगता है। बड़ा आश्चर्य लगता है कमलेश जी कि आपने कहा पंकजा मुंडे को, खुद मुख्यमंत्री फडणवीस ने ये कहा कि इसमें पंकजा मुंडे के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं विरोधियों द्वारा वह बेबुनियाद है, बेतुका है। इसको कुछ पल के लिए हम मान लेते हैं, लेकिन वजह क्या है कि अन्य भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने पंकजा मुंडे का साथ नहीं दिया। राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष महादेव जानकर अपनी बहन की उपमा देते हैं पंकजा मुंडे को और वो सबके सामने आगे आते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अन्य, चाहे कैबिनेट स्तर के मंत्री हो या राज्य स्तर के मंत्री हो, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वह पंकजा मुंडे के बचाव के पक्ष में खड़े हों? जो कोई घोटाला हुआ ही नहीं हो, जो चीजें हुई नहीं हो, उसके बारे में आकर के लोगों के बीच में क्या कहा जाएगा? सबको पता है, जो मंत्रिमंडल के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी ने आकर के साफ साफ जब लोगों को कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने जब कह दिया तो उसके बाद मंत्रिमंडल के किसी और सदस्य को आकर कहने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य बनता है और आकर के किसी को कुछ कहना चाहिए। लेकिन इस देश में जांच एजेंसियां भी हैं, कुछ तो उपयोग होगा उनका। उपयोग तो आपके ऊपर आरोप लगा, आपने ही तय कर लिया कि हम ठीक ठाक हैं। सर, जब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है, अब प्रक्रिया अपनाई गई, उससे पहले ये सारा टेंडर दिया गया था जो उस समय का सिस्टम था। उसके बाद उन्होंने कहा अगर लोगों को लगता है कहीं ना कहीं अगर जो सप्लाई हुई है उसमें कोई गड़बड़ी है, उसमें क्वालिटी में कोई गड़बड़ी है, संख्या में कोई गड़बड़ी है, तो उसका जरूर निराकरण किया जाएगा, उसकी इंक्वायरी कराई जाएगी। लेकिन वो उसकी तकरार लोगों की आनी तो चाहिए। कमलेश जी, एक आखिरी सवाल, घोटाले की बात हो रही है। एक आखिरी सवाल ये कमलेश जी कि हमारा ये मानना है आपसे कि मुख्यमंत्री जाते हैं विदेश दौरे पर और किसी कारणवश एयर इंडिया का विमान जो है वह लेट हो जाता है। अब ये किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन शिवसेना के पेट में कहीं ना कहीं दर्द की वो पीड़ा दिखाई देती है कि दूसरे दिन ठीक दोपहर के सामना के एडिटोरियल में दे दिया जाता है कि मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी इसे समझा क्या जाए, जब भी कोई बात होती है विपक्ष की भूमिका में खुद सत्ता पक्ष की सहयोगी पार्टी दिखाई देती है। और मानहानि का दावा भी करेंगे सीएम साहब लौटकर।
देखिए, सामना अखबार है, मैंने पहले आपसे कहा, सामना अखबार है। अखबार में, अखबार के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना एक बात है। सरकार में रह करके कोई मंत्री तो नहीं कहा, सरकार में रह कोई भी जो भी विधायक है वो तो नहीं कह रहे हैं। तो अखबार अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा रहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है, और सही भी बात है। अगर आप प्रधान हैं, देश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, और आप अगर ऐसा काम करेंगे तो आपको लोग देख करके वो आचरण करते हैं। चलिए, ऐसा नहीं होना एक चाहिए। उम्मीद मैं चाहूंगा आपसे लेना कि अगर सीएम साहब लौटते हैं तो क्या सब लोग मिल बैठकर गठबंधन के अंदर जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे? जरूर करना चाहिए अगर इस तरह से कोई बात हो रही है और गठबंधन क्योंकि की आपके सरकार पास चल अखबार रही है। होता तो आप भी छापते। नहीं, अखबार तो सभी के पास है, लेकिन अखबार के अपने अपने तरीके हैं छापने के। कोई बात नहीं, जनता सब समझती है। हमसे जुड़ने के लिए कमलेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे ये जो तस्वीर आ रही है सरकार के अंदर से, जो विभत्स है, जिसको दुर्गंध नाम दिया गया है शिवसेना की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ खुलासा करेंगे सीएम साहब आने के बाद। राजकुमार, आपको लगता है कि वाकई जो बदबू की बात हो रही है उसको सीएम साहब के आने के बाद खुशबू में बदलने की कोशिश की जाएगी? नहीं, जिस तरीके से सीएम साहब ने कहा, बदबू की बात करें तो जो तमाम आरोप लगे हैं, और इनकी बदबू को, वो बदबू है या खुशबू है, ये जांच के बाद पता चलेगा। और जांच एक ऐसी चीज है जो कि नहीं, उद्धव साहब कह रहे हैं, उद्धव साहब कह रहे हैं। हाँ, अगर उद्धव कांग्रेस साहब- कहती, दूसरी पार्टी कहती तो समझ में आता कि चलो पॉलिटिक्स हो रहा है, लेकिन घर का ही सदस्य दूसरे पर आरोप लगाए तो ये इसको तो- सबसे बुरी बात बिल्कुल। होती है, क्योंकि बाहर का आरोप लगाता है तो उतना दुख नहीं होता जितना घर वाले के लगाने पर होता है। और जब गठबंधन में सरकार है इनकी, ऐसे में अगर जो इनके पक्ष में है, जो इनके साथ सरकार में, अगर वो आरोप लगाएगा तो विरोधियों को और भी आवाज तेज करने का मौका मिलेगा। वही मैं इससे पहले बता रहा था कि जिस तरीके से बीजेपी के जो हालात चल रहे हैं वो काफी बुरे चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जिसके साथ सत्ता में है, जिसके साथ गठबंधन है, वो खुद पूरी तरीके से मानसिक तौर पर शायद सरकार में नहीं है। उसकी वजह या तो ये है कि जब सरकार बनाई गई तो किसी दूसरे के सहयोग से बनाई गई और बाद में फिर उनको बुलाया गया। दूसरी चीज, या तो कुछ बड़े मंत्री पद की मांग जो इन्होंने की थी इनको नहीं दिया गया, जो भी कुछ वजह होगी, इस वजह से शिवसेना पूरी तरह से इसके गठबंधन में नहीं है, एक जो अंदरूनी सरकार चलाने के लिए होती है। दूसरी चीज, अब शिवसेना खुद बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है, जो भी आज का जो मेन मुद्दा है कि मुसलमानों की जो जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, इस पर प्रधानमंत्री रोक लगाने की कोशिश करे, सरकार रोक लगाए, क्योंकि नहीं तो दूसरा पाकिस्तान पैदा होगा। वहीं बीजेपी ने जब मदरसे के ऊपर जो फैसला सुनाया था कि अब उनको स्कूल की श्रेणी से बाहर रखा गया, उसके जितने भी बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको नॉन चिल्ड्रन में रखा गया, तो इसका एक बुरा असर पड़ा। इससे बीजेपी के ऊपर ही एक घाव बनी जो अल्पसंख्यकों द्वारा। तीसरा, जो भी कल आरएसएस ने पहली बार इफ्तार पार्टी दी, उसकी भी कहीं ना कहीं कुछ बड़े हिंदू संगठनों द्वारा आलोचना की गई कि अब कहीं ना कहीं आरएसएस जो हिंदुत्व का मुद्दा लेके चल रही थी, अब वो भी पॉलिटिक्स में उतर रही है। तो सब यानी मिलाकर बाकी अगर- लोगों को सबका साथ सबका विकास वाली जो बात जो है, राजनीति जो नारा है, है, जी। उससे कहीं ना कहीं से क्या कहते हैं, दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। कोशिश की जा रही है, या तो फिर राजनीति करने की कोशिश की जा रही, जो भी किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल बीजेपी को फायदा नहीं मिल रहा है। अगर आरएसएस ने पार्टी दी तो कुछ हिंदू संगठन है जो कि नाराज होंगे, सीधी सी बात है कि वो बीजेपी से और आरएसएस से नाराज होंगे कि आपने इफ्तार पार्टी क्यों दी, जिसपे कुछ है, अभी बड़े बयान नहीं आए, लेकिन कुछ लोग नाराज हैं। वहीं मदरसे पर जब फैसला आया महाराष्ट्र में, तो तमाम अल्पसंख्यक समुदाय, उनके बड़े नेता, उस दिन काफी बड़े लोगों ने कहा कि सीधे सीधे मनमानी की जा रही, हिंदुत्व को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। तो अपना इनका हिंदुत्व समाज छूटा, अल्पसंख्यक छूटा। अब सहयोग में रही शिवसेना ने जो आज आरोप लगाया है कि जिस तरीके से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इस पर काबू नहीं किया गया, और ये काबू सिर्फ सरकारी तौर पर किया जा सकता है कि आप परिवार नियोजन लागू करें, या उनकी जिनके पास भी ज्यादा बच्चे होते हैं उनके वोटर जो उनका अधिकार है वोट का, उसको खत्म करें, या फिर उनको सरकारी नौकरी ना दें, तमाम चीजें जो सामने आ रही थी। तो अब अगर ये नहीं करते तो खुद की जो इनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना है वो भी इनसे दूरी कसती नजर आ रही। तो जो पूरा, और उसके बाद जो बचा खुचा और मामला है बीजेपी का, वो ये है कि उनके केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक तमाम जो मंत्री हैं अब वो घोटाले में या तमाम फर्जी आरोपों में फंसते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो पूरा 1 साल का कार्यकाल बीजेपी का रहा है, अब बीजेपी के लिए पिछले 2 से 4 महीने से फजीहत शुरू कर दी गई है। और जो बची खुची चीजें थी वो ललित मोदी जी ने जो ट्वीट करके एक करके दिए जा रहे हैं, उससे इनकी परेशानियां और बढ़ती जा रही। तो सब मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो बीजेपी की गिरदशा है वो खराब चल रही है। संजय, जब किसी घर में तकलीफ की घड़ी आती है तो सारे सदस्य एक हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि अभी जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, या सरकार के अंदर बैठे जो लोग बात कर रहे हैं, भले ही माध्यम सामना का हो, आपको नहीं लगता कि ये जो सहयोग की राजनीति होती है या दबाव की राजनीति होती है, उसके बीच अब जनता को समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी? कैसी राजनीति है ये? देखिए अवनिंदर, यहाँ पर 2 चीजें हमें दिखाई दे रही हैं।
एक तो पूर्वाग्रह है और एक तो अपने मन की टीस है। कहते हैं दोस्त के जैसा दोस्त नहीं होता और दोस्त के जैसा शत्रु कोई नहीं होता। बिल्कुल। यदि समय आने पर यदि वही दोस्त यदि शत्रु बन जाए तो वह बहुत बड़े नुकसान का एक केंद्र बनता है। और चुनाव से पहले आपने देखा सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी, आपसी कोई आम सहमति नहीं बन पाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह अपने अलग अलग चीजों में अपनी अपनी क्षमा मानने में जुटे थे, लेकिन शिवसेना को कहीं ना कहीं से वो तवज्जो नहीं मिल पा रहा था जो तवज्जो पहले मिला करता था। और वही कारण है कि सीटों के बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं बन पाया, लिहाजा एकला चलो की तर्ज पर चुनाव लड़ा गया। लेकिन यह भी देखा गया अवनिंद्र कि मोदी लहर, मोदी नाम के उस सुनामी में तमाम राजनीतिक दल के जो है वह पूरा का पूरा उद्ध्वस्त हो गए। लेकिन शिवसेना एकमात्र ऐसी पार्टी रही कि जिसको अपने महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों पर ज्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। अलबत्ता पिछले बार की तुलना में इस बार 2009 के मुकाबले इस बार 2014 2015 में इस बार उन्हें ज्यादा सीटों का फायदा हुआ और शिवसेना का थोड़ा सा और कद बढ़ा। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में ज्यादा सीटें आई, लिहाजा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना। लेकिन आप देखिए कोई भी मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री का मन की बात हो देश की जनता से, या फिर प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा हो, या फिर हिंदू कार्ड खेलने की बात हो, धर्म परिवर्तन, घर वापसी, तमाम जो अब तक जितने भी मुद्दे सामने आए हैं नरेंद्र मोदी। येलप्पा कुशालकर साहब जुड़ गए हमारे साथ, शिवसेना के नेता हैं। कुशालकर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये जो पूरा मामला आया है, जनता ये समझ में नहीं पा रही है कि सरकार के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि सामना के जरिए कहा गया है कि हर तरफ दुर्गंध है भ्रष्टाचार की। आप कैसे देखते हैं इस आरोप को? देखिए, जो है वस्तु स्थिति है, जो वही बयान किया उद्धव जी ने। जी, आप देख रहे हो कि जिस तरीके की स्थिति है देश में जी, भयावह है, उसमें कुछ चेंजेस या जिस तरीके से स्थिति है वो स्थिति का ही बखान किया है उद्धव जी ने। जी, लेकिन इसका असर तो पड़ेगा ना, दुष्परिणाम तो आएगा ना सरकार में। अगर अंदर अंदर बैठ के हम लोग बात कर लेते हैं, सब कुछ ठीक होने की बात करते हैं, लेकिन खुलेआम अगर सामना के जरिए पूरा विचार सामने आता है कि सरकार में एकता नहीं है, तो जनता तो दिग्भ्रमित होगी। जनता को किस तरह से आप समझाएंगे, क्योंकि गठबंधन में आप दोनों हैं? देखिए, भ्रष्टाचार और गठबंधन दोनों बिल्कुल भिन्न है जी। आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से। वो तो कोई पार्टी तो करता नहीं, पार्टी का ही बंदा कर रहा है। तो अब जो हो रहा है उसका तो खाली उन्होंने वो किया कि गलत है जो। अब गलत का तो देखिए विरोध होना चाहिए, चाहे फिर मित्र पक्ष हो या फिर शत्रु पक्ष हो। कुशालकर साहब, आप माने या न माने, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना के संपादकीय में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया जाता है शिवसेना के माध्यम से, उससे तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कामों से शिवसेना संतुष्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि संतुष्ट नहीं है। जो हो रहा है, जो वस्तु स्थिति है, उसको बोलना तो मतलब उसके पर तो कोई किसी का वो नहीं है। कोई गठबंधन हो, चाहे मित्र पक्ष हो या शत्रु पक्ष हो, जो हो रहा है उसको बखान करना तो वो हमारा अधिकार है। चलिए, लोकतंत्र में अधिकार मिला है और बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, इस तरह का विवाद आता है, तो जो नौकरशाही है, अफसरशाही है, जो पूरे सिस्टम में काम करने का दम रखता है, उसके ऊपर भी उसका जो मनोबल है उस पर असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। देखिए, ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, चलो आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर होता है, अगर एक ही परिवार के दो बड़े सदस्य अगर आपस में लड़ाई करते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक बुरा असर पड़ता है, और फिर वो भी वो शिष्टाचार, वो मानवता कहीं ना कहीं खोने लगते हैं कि ये एक अजीब चीज हो गई है। इस वजह से ये होता है कि वो बच्चे बिगड़ते हैं। तो अगर इस तरीके से जो बड़ी पार्टियां हैं, उसके जो तमाम बड़े अफसर हैं, वो अपनी ही छिटाकसी में, अपने ही आरोपों में लगे पड़े हैं, तो इसके नीचे के जो तमाम कानूनी अफसर हैं, कानूनी कर्मचारी हैं, नौकर, जो भी जितने भी सारे विभागों की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं वो भी उस तरीके से अपने काम को नहीं करते। एक सही शासन, एक जो सही प्रशासन होता है, अगर किसी भी राज्य में सीएम की पार्टी में कोई मतभेद ना हो, एक सीएम पूरी तरह से अपनी पार्टी को अपने कब्जे में लेकर काम करता है, तो इसका असर एक तहसील में काम करने वाले कर्मचारी तक पर पड़ता है कि अगर एक लहजे में काम होता है, एक ईमानदारी से बिना भ्रष्टाचार के काम शुरू होता है, तो हर तरफ से शुरू से लेके, कहते हैं ना कि चेन होती है कि अगर आप सीएम के मंत्रालय से बैठकर खींचेंगे तो नीचे बैठे एक सफाई कर्मचारी तक सब खींच में आते हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है।
अगर भ्रष्टाचार ऊपर के तौर पर है, लड़ाइयां ऊपर के तौर पर हो रही, तो उसका असर नीचे तक पड़ता है। बिल्कुल अगर सीएम अपनी पार्टी और तमाम लोगों को लेकर हर दिन विवादों में रहेगा, तो नीचे के चाहे वो आईएएस अफसर से लेके और एक सफाई तक की जो मैंने बात की, हर कोई अपने अपने तरीके से भ्रष्टाचार पे असर पड़ता है, हाँ, सब चीजों में असर पड़ेगा। संजय, लेकिन अगर हम अगले सत्र की बात करें तो जहां पर उम्मीद की जाती है कि गठबंधन की सरकार कुछ रचनात्मक काम करेगी, आपको नहीं लगता ये खतरा शायद मुझे महसूस हो रहा है? आप कैसे देखते हैं, जानना चाहेंगे। देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा सत्र में, जो मौजूदा स्थिति चल रही है उससे तो यही अंदाजा लगता है अवनिंद्र कि सत्र चाहे जो भी हो, मानसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, ग्रीष्मकालीन सत्र हो, तमाम सत्रों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का ऐसे ही जो एक दूसरे पर छींटाकशी का, भारतीय जनता पार्टी तो शांत मुद्रा में दिखाई देती है, लेकिन शिवसेना हमेशा एक्शन के मुद्रा में रहती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी को आपस में मिलके बैठ के सुलझाना होगा, वरना ये समय ऐसा रहेगा तो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अभी जो शिवसेना के संपादकीय में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि जहां देखो वहां भ्रष्टाचार, तो बृहन मुंबई महानगर पालिका में भी उनका ध्यान आकृष्ट कराना बेहद जरूरी है, क्योंकि बीएमसी में तो हर वार्ड में हर जगह भ्रष्टाचार, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बुनियादी सुविधाओं का मामला हो, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, तो वहां भी उनकी नजर पड़नी बहुत जरूरी है। और गड्ढा मुक्त मुंबई का एक सपना दिखाया था उन्होंने, कचरा मुक्त मुंबई, गड्ढा मुक्त मुंबई, लेकिन बारिश ने सब सच्चाई जो है सबके सामने ला दिया। संजय, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी किस तरह से सरकार पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि लगातार लड़ाइयां चल रही हैं और भले ही एक दूसरे को मानने की बात करें, चाहे वो शिवसेना की तरफ से हो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि सरकार में मतभेद होते हैं, लेकिन आम आदमी तो इसे मतभेद के तौर पर नहीं देखता, क्योंकि उनको आम आदमी समझता है कि वाकई सरकार में आपस में बहुत तनाव है। देखिए, आम आदमी तो हमेशा यही अपेक्षा रखता है सरकार से कि सरकार समय समय पर उनके लिए जो योजनाएं हैं वो अमल में लाए, उसका उन्हें लाभ दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जनता जो है वह गूढ़ है, वह सिर्फ 5 साल में अपना वोट देती है ये सोचकर कि वो जिससे वोट देगी वह जब चुनकर आएगा तो वो जनता के प्रति वफादार होगा। लेकिन एक कहावत जो है हर बार चरितार्थ होते जा रही है और जनता को अब लगभग एक प्रकार से यह आदत सी पड़ गई है, जब नेता का नाम आता है तो वह अपनी नाक किस तरीके से सिकोड़ते हैं, उससे अंदाजा आसानी से लगता है। संजय, समझा जा सकता है कि वाकई सरकार मस्त है, विवाद अपनी जगह है, लेकिन जनता त्रस्त है। इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजकुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ येलप्पा साहब और कमलेश यादव जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र में जनता कुछ भी सोचे, होता वही है जो सरकार चाहती है, और फिलहाल महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि युति में खटपट है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में इस खटपट को बदलने की कोशिश करे सरकार, ताकि जनता को भी लगे कि हाँ, अपनी सरकार है। नमस्कार। खबरों की परख। हूं सैयद जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं।